हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। होप सो कि सब लोग ठीक होंगे। और आज हम साउंड का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। देखिए, जनरली वो वीडियो ख़राब हो गई थी, लेक्चर नंबर 5, तो उसको हम पुनः अपलोड करेंगे। नेक्स्ट उसके आगे की वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। और ये है लेक्चर नंबर 6, जहाँ पर हम लोग कुछ नई चीज़ों की बातें करेंगे। और लेक्चर नंबर 5 पुनः जस्ट अपलोड हो जाएगी आज नहीं तो कल लेक्चर नंबर 5 भी अपलोड हो जाएगी आपकी। और अभी देखते हैं कि मैं इस तरह से वीडियो बना के देखता हूँ। अगर आपको इस तरह से पिक्चर, लाइट और साउंड सब चीज़ सही लगता है तो मैं इसी तरह से तेज़ी से वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। बाकी जब नेटवर्क सही हो जाएगी तो पुनः हम बोर्ड पे खड़े होकर के वीडियो को बनाना शुरू करेंगे। चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग छोटा लेक्चर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी होती है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि हमारा आज का जो टॉपिक है, क्योंकि वेब में अब अधिक से अधिक 4 घंटे और 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे में पूरा साउंड खत्म हो जाएगा। साउंड में बहुत सारा लंबा लेक्चर था, बहुत बड़ा लेक्चर होता है, तो साउंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, कोई नया टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। साउंड में 3 चैप्टर होते हैं, तीनों लगता है कि 5 घंटे के बाद 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो उसी तरह से हम पुनः हीट में चलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में चलेंगे, उष्मागतिकी में चलेंगे, वहाँ भी 4 चैप्टर हैं। तो 3 और 4 7 चैप्टर इधर से खत्म हो जाएंगे और 7 से 8 चैप्टर क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। 15 चैप्टर तक हम लोग टारगेट रखेंगे। 15 से 16 चैप्टर मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से फिनिश कर दूं। और एक टॉपिक और भी टारगेट रखेंगे तो हो जाए, क्योंकि फरवरी 12th का शुरुआत हम लोग करेंगे जनवरी के लास्ट में, फरवरी से। चलिए ठीक है, वो बात की बात है। हम क्लासेस को शुरू करते हैं। बस आपको इसमें कमेंट करके ही बताना है कि साउंड सही है, लाइट सही है, समझ आ रही, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए। सबसे पहले हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि आपने लेक्चर नंबर 4 तक 5 तक सारी चीज़ें देखी होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं। जैसे आपको क्या करना है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग कॉमा रूप। कहने का मतलब है कि हम तरंग का स्पीड देखने जा रहे हैं। किसमें? तो तरंग का स्पीड है रोप में, धागे में, रस्सी में। यानी कि इसको बोलेंगे तरंग का स्पीड, तरंग की चाल। कहाँ देखना है आपको? तरंग की चाल देखना है रोप में, रॉड में, रोप में, पुनः स्ट्रिंग में, मतलब रोप में और स्ट्रिंग में देखना है तरंग की चाल। तो इसके लिए हमको कुछ बातों पे थोड़ा सा बात करना होगा कि देखिए जनता, होता क्या है कि हम चलते हैं जरा सा। हमारे पास जो वेव्स थी, वेव को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक वेव हम लोग बांटे थे किसमें? तो वेव को बांटे थे, एक था लॉन्गिट्यूडनल और एक था ट्रांसवर्स। मतलब लॉन्गिट्यूडनल था और एक था आपका क्या? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब था अनुदैर्घ्य, दिस इज अनुदैर्घ्य तरंग। और इधर कौन सा आता था? अनुप्रस्थ आता था। ठीक है, राइटिंग के पीछे ही मत जाइएगा, चीज़ें मुझे थोड़ा तेजी से करना होता है। तो चलिए हम अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं। और अब हम देखने जा रहे हैं अनुप्रस्थ तरंग, इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जनता, ट्रांसवर्स वेव में आपको मैंने समझा रखा है कि ट्रांसवर्स वेव हो क्या रहा है जनता। और दूसरी चीज हमको पढ़ना किसमें? रोप में, रोप में और स्ट्रिंग, मतलब रस्सी में और धागे में। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रस्सी है, दिस इज रस्सी, रोप। अब इसमें हम अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ हम बिछोव, यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो ये जो है इस तरह से करके, अगर ऐसे ऐसे करके मूव करती हुई जाती है, तो कहने का मतलब है कि ये सीधी रेखा में तरंग की चाल होती है। आपको पता है तरंग की स्पीड होती है सीधी रेखा में, स्पीड ऑफ वेव। और तरंग सीधे सीधे मूव करता है। और ये हमारा रोप है, रोप ऊपर नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। और ऐसा ऐसा शेप आपको बनेगा, ऊपर नीचे होता है कणों का वेग। तो कहता है कि जनता, पहले आपको समझना है कि तरंग का वेव हमको पढ़ना है रोप और रॉड और चैन में। तो कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि आपको काम आएगा। जैसे सबसे पहली पॉइंट है कि हमारे पास मान लेते हैं कि ये 2 सपोर्ट है, ये 2 कह सकते हैं रॉड है या सपोर्ट है। इसके बीच एक पतली रस्सी लगाते हैं, दिस इज थीन रोप लगाते हैं। और थीन रोप है और टाइट है। अब इसको जैसे यहाँ से बिछोव उत्पन्न करते, चूंकि पतली रस्सी है तो इसमें बिछोव के कारण जो ऊर्जा मिलेगी, ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। और उस ऊर्जा के कारण इससे बड़े बड़े रिंग और गर्त, कह सकते हैं कि थ्रॉट और क्रस्ट बड़े बड़े बनेंगे। और बड़े बड़े बनेंगे तो हम कह सकते हैं क्या कि जब पतली रस्सी होगी, थीन रोप होगी, तो तरंग तेजी से, तरंग जो है
तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। मतलब क्या है कि पतली रस्सी होगा तो जैसे उसमें बीच ओवर डिस्टर्बेंस उत्पन्न कीजिएगा तो वहाँ बड़े बड़े रिंग और गर्त उत्पन्न होंगे। मतलब तेजी से तरंग उत्पन्न एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। मतलब तरंग पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने में कम समय लगेगा, और कम समय लगेगी मतलब तरंग का वेग ज्यादा होता है। तो पहला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा इस फिगर में कि अगर रोप इज थिन, अगर रस्सी पतली हो तो तरंग का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। तरंग का वेग ज्यादा होता है। ये सब स्टार पॉइंट आपको बनाना होगा कि अगर रस्सी पतली होती है तो पतली रस्सी है तो उसमें जो विक्षोभ उत्पन्न कीजिएगा तो तरंग तेजी से आगे बढ़ जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। मान लेते हैं इन दोनों के बीच एक मोटी रस्सी लगी हुई जनता, दिस इज द थिक, मोटा है। तो अगर मोटी रस्सी लगी हुई है इसके बीच में, और अब है बिंदु ए और यहाँ है बिंदु नंबर बी, और यहाँ पर हम विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ डिस्टर्बेंस उत्पन्न करेंगे तो यहाँ भी उत्पन्न होगा। बट पता है ये छोटे छोटे रिंग और गर्त यानी कि थ्रोट और कष्ट उत्पन्न होते हुए चले जाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में बहुत सारा बनेगा। यहाँ मान लेते 4 बन रहा है तो यहाँ तो 4 से अधिक बनेगा, और 4 से अधिक बन रहा है मतलब यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा समय लगेगा। और अगर जनता ज़्यादा समय लगता है तो कहें कि वेग का मान क्या होगा, कम होगा, या कह सकते चाल कम होगी। तो लिखेंगे कि दूसरा मोटी रस्सी यानी कि कहने का मतलब होता है थिक रोप, यानी कि इन केस ऑफ थिक रोप इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा कि इफ द रोप इज थिन देन स्पीड इज मोर, इफ द रोप इज थिक देन स्पीड इज लेस। तो मोटी रस्सी होगी तो स्पीड कम होगा। हाँ, सब लोग बस इतना कमेंट कर दीजिएगा कि ऐसे ही पढ़ाया जाए, ठीक है क्या? बोर्ड से अच्छा अगर एज रहता है क्योंकि तेजी से इससे हो जाएगा, और साउंड का लाइट का मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इश्यू आएगा। तो 2 ऑब्जेक्टिव हुई, पतली रस्सी तो तरंग का वेग ज़्यादा, मोटी रस्सी तो तरंग का वेग कम। तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट है, मान लेते हैं दोनों सपोर्ट है, रस्सी कैसी भी हो, मोटी चाहे पतली। चलिए हम एक पतली रस्सी लगाते हैं जनता, और पतली रस्सी लगाने के बाद हम देखते हैं कि इस रस्सी में तनाव बल, तो देखो ये पूरी तरह से टाइट है। तो अगर टेंशन का मान ज़्यादा है, तनाव का मान ज़्यादा रहेगा, तनाव ज़्यादा है तो जैसे यहाँ विक्षोभ उत्पन्न की जाएगा तो जल्दी से यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि टाइट है, पूरी तरह से टाइट है। तो यहाँ जैसे ही विक्षोभ उत्पन्न कीजिएगा, डिस्टर्बेंस डेवलप कीजिएगा तो ये डिस्टर्बेंस तेजी से यहाँ पहुँच जाएगा। तो टेंशन ज़्यादा तो वेग भी क्या होती है, वेग का मान भी क्या होता है जनता, ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा कि यदि रोप में, रिंग और स्ट्रिंग में, धागे में और रस्सी में तनाव का मान ज़्यादा है तो वेग का मान ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं, फिर से देखिएगा, अगर यही रस्सी थोड़ी सी लूज हो, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से लूज हो, थोड़ी सी लूज हो, पूरी तरह से टाइट नहीं हो, दिस इज द पॉइंट ए और बी था, यहाँ भी पॉइंट ए और बी है। अब इसमें जैसे ही विक्षोभ उत्पन्न कीजिएगा तो चूंकि टाइट नहीं है तो यहाँ से यहाँ जाने में तनाव अगर कम है जनता, तनाव कम है तो यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो वेग का मान क्या होगा, तो वेग का मान होगा कम। बस 2 बातें हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। पहली चीज हम सीख रहे थे लेक्चर नंबर 6 में कि तरंग की चाल किस में देखनी है, रोप में, रिंग में, रोप में और स्ट्रिंग में, यानी कि रस्सी में और धागे में। तरंग को हमने 2 भागों में बांटा है, एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल, एक का नाम है ट्रांसवर्स, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। हम अनुप्रस्थ को देख रहे हैं, अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स वेव इस तरह से उत्पन्न हुई है, रिंग और गर्त के रूप में, थ्रॉट और कस्ट के रूप में, और यह है इंड ए और यह है बिंद बी, तरंग सीधी रेखा में गति करी, और ये हमारी रस्सी। तो अब हम देखते हैं कि पहला पॉइंट देख रहे हैं कि अगर पतली रस्सी है तो जैसे ही विक्षोभ उत्पन्न कीजिएगा तो एनर्जी उसको उतना ही मिलेगा पतली रस्सी को, तो कम तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो रोप पतली होती है तो तरंग का वेग ज्यादा होता है, अगर रोप मोटी होती है, दिस इज मोटी रोप, ये मोटी रोप है, इसमें विक्षोभ उत्पन्न कीजिएगा तो धीरे धीरे ऊपर नीचे होगा। तो तरंग मोटी रस्सी है तो स्पीड कम, पतली रस्सी है तो स्पीड ज्यादा। अगला, तनाव अगर ज्यादा है, देखिए टेंशन ज्यादा है तो वेग का मान ज्यादा होगा, और टेंशन कम है तो वेग का मान कम होगा। ये 4 बात अगर आपको पता है तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं आगे का, और देखते हैं जरा सा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखते हैं अगला हैच है, लिखेंगे कि अनुप्रयोग यानी प्रयोग के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया लैब में, तो बाय एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग के द्वारा लैब में प्रयोग किया गया। ध्यान रखिए, प्रयोग प्रूफ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है, इसलिए क्योंकि अब जो कंपटीटिव एग्जाम्स हो गए हैं वो न्यूमेरिकल बेस हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव बेस हो गए हैं, तो आपको प्रूफ की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस आपको वहाँ जानना है कि एक्सपेरिमेंट में एक रिजल्ट लाया गया कि जो हमारा तरंग का वेग होगा, तरंग का वेग किस में जनता, तो रस्सी में यानी कि रोप में और स्ट्रिंग में यानी कि धागे में,
यानी कि स्पीड ऑफ वेव किस में जनता, रोप में, और स्ट्रिंग में उसका फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू रूट अंडर टी बाई म्यू। ये याद रखना पड़ेगा, v इक्वल्स टू रूट अंडर टी बाई म्यू। ऐसे मैंने तरंग का वेग बहुत चीज़ हम लेक्चर नंबर 3 और 4 में पढ़ा रखा है, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ हम देख रहे हैं तरंग का वेग किस में जनता, रस्सी और रोप में, जहाँ भी तो आपको दिख रहा है टी क्या है, तो टी है तनाव बल। किस में तनाव बल, रस्सी में और धागे में। और म्यू क्या है, तो म्यू है आपका एकांक लंबाई में द्रव्यमान का मान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, या इंग्लिश में कह सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ। दिस इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ। ओके क्या, दिस इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसका स्पीड का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि v बराबर रूट अंडर टी बाई म्यू। अच्छा एक बात और है, देखिएगा हो सकता है वीडियो बीच से कट जाए, तो छोटे छोटे लेक्चर्स करके हम अपलोड करेंगे क्योंकि स्पेस कम रहता है। तो अभी ये चीज़ें जहाँ तक कंटिन्यू हो रही चलती रहेगी। तो तरंग का म्यू है, म्यू का मतलब हो गया एकांक लंबाई का द्रव्यमान मास पर यूनिट लेंथ। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मास पर यूनिट लेंथ दिस इज वेग रूट अंडर टी बाई म्यू होता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल का, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, मान लेते हैं एक रस्सी है और इससे 10 kg की बॉडी बंधी हुई है। ठीक है, और इस रस्सी की लंबाई है मान लेते हैं 4 मीटर, और इस रस्सी का जो मास है वह जनता मान लेते हैं कि 4 kg है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बताओ इस रस्सी में जो तरंग उत्पन्न होगा, अनुप्रस्थ तरंग अगर उत्पन्न हो रहा है तो वह बताइए कि उस अनुप्रस्थ तरंग का वेग कितना होगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे वेग बराबर v बराबर रूट अंडर टी बाई म्यू। अब सबसे पहला सवाल कि तनाव बल कैसे निकालेंगे, तो ऊपर में होगा टेंशन और नीचे कितना जनता mg। चूंकि यह रुका हुआ है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि टेंशन किसके बराबर होगा mg, mg की जगह 10 और g की जगह भी 10 रख लीजिए तो कितना हो गया 100, तनाव निकल गया। अब म्यू, म्यू का मतलब होता है द्रव्यमान एकांक लंबाई में, तो कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई। तो देखो कुल द्रव्यमान है 4 और लंबाई कितना 4, तो 4/4 तो कितना हो गया 1। तो हमको टी भी मालूम, म्यू भी मालूम। अब चलते हैं वेग की तरफ, तो वेग का फॉर्मूला रूट अंडर टी बाई म्यू यानी 100/1, और इसको करोगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें मालूम हो गया कि इस रस्सी में, इस रोप में तरंग का वेग कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है कि यहाँ एक पुली लगी हुई है और यहाँ एक वस्तु लगा हुआ है। ठीक है, और आपसे बोला है कि बताइए तरंग की चाल कितनी होगी, और यहाँ मान लेते हैं कि 100 kg का वस्तु है, 100 kg का वस्तु है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये है हमारा पुली। ठीक है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो हाँ इसकी लंबाई, तो लंबाई दी रहेगी। उसके बाद देखो, तो मान लेते हैं कि इसकी टोटल लंबाई है 10 मीटर, और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं जनता इस बार कि द्रव्यमान मान लो करीब करीब द्रव्यमान मान लीजिए 10 kg मान, 10 kg नहीं, हाँ 10 ही kg मान के सोल्व करते, कुछ भी रह सकता है। ऐसे तो 1 हो जाएगा, बट फिर भी मैं इसे चेंज कर देता हूँ, एक कर लेता हूँ लंबाई को 1 मीटर कर लेता हूँ, लंबाई जो 1 मीटर, और ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को रखते हैं 10 kg। तो अब चलते हैं, फिर से लिखेंगे वेग बराबर रूट अंडर टी बाई म्यू। अब डायरेक्ट टेंशन, तो देखो तो टेंशन नीचे होगा mg और ऊपर होगा टेंशन, चूंकि यह रुका हुआ है तो टेंशन बराबर कितना जनता, तो टेंशन बराबर mg हो जाएगा। तो टेंशन की जगह m की जगह 100 गुने 10 यानी कि कितना 1000। तो तनाव बल मालूम हो गया। अब चलते हैं म्यू बराबर द्रव्यमान, तो रस्सी की द्रव्यमान कितना है 10 kg, लंबाई रस्सी का टोटल कितना है 1 मीटर, तो हो जाएगा 10 kg पर मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखिए v का आंसर आ गया रूट अंडर टी, टी के जगह कितना रख देंगे 1000, और म्यू के जगह रख देंगे 10, एक कट जगह 100 का हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या मुझे ये दोनों क्वेश्चन निकालने चला आएगा कि तरंग का वेग कैसे निकाला जाता है, तनाव बल निकालिए, म्यू का मान निकालिए, और दोनों को भाग दे दीजिएगा, रूट में कर दीजिएगा, आपका आंसर चलाएगा। अब एक नए टाइप का सवाल लेते हैं। क्वेश्चन में आएगा कि मान लेते हैं कि यह एक सपोर्ट है और यहाँ से एक रस्सी लगी हुई है जनता, और दिस रस्सी लाइक दिस, मान लेते हैं कि यह करीब करीब 20 kg का है, और इस रस्सी का जो म्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं रस्सी का म्यू आपको दे रखा है कितना, तो रस्सी का म्यू मान लीजिए कि रस्सी का म्यू ले लेते हैं 5 kg पर मीटर, डायरेक्ट दिया हुआ है बोला है, और इस रस्सी का लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर। बोला है जनता कि बताइए रस्सी को इस बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में समय कितना लगेगा। आपसे पूछा गया है समय, तो समय कैसे निकालेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखो जनता दूरी बटा चाल यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड।
तो डिस्टेंस ए से बी का डिस्टेंस कितना दे हुआ है 10, तो 10 रख लेंगे। और अगर हमको इसमें चाल मालूम हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलते हैं, वेग का फॉर्मूला √T/μ, इतना सही है, √T/μ। अब देखते हैं टी का मान कितना होगा, तो नीचे होगा mg और ऊपर होगा टेंशन। चूंकि यह रुका हुआ है तो टेंशन बराबर हो जाएगा m × g, यानी कि 20 × 10, तो आंसर हो गया कितना 200। तो ऊपर हो गया 200। और देखिए जनता, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो कट आउट करोगे तो ये हो जाएगा शायद 40, √ कितना 40। और 40 का रूट जो निकालोगे, यानी वेग हमको मालूम हो गया, वेग बराबर √40। 40 का मतलब करीब करीब कि 2 2 4 2 8 5 40, यानी कि 2√10 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया वेग मालूम हो गया, यानी कि चाल मालूम हो गया, दूरी मालूम है। तो समय का आंसर हो जाएगा टाइम = डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, तो 2 × √10। और यहाँ से कट करोगे तो हो जाएगा 5/√10 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो चूंकि ये डाटा हम अपने मन से लेते हैं तो भले आपके दशमलव में आंसर आ जाएंगे, बट एग्जाम में बहुत अच्छा डाटा रहेगा जो तेजी से कट जाए और आपका आंसर आ जाए। तो मुझे लगता है कि अब आप चीज़ों को कर पाइएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। देखिए, नए टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं। नए टाइप का एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जो कि मान लिया जाए कि ऐसे रहता है। ये रस्सी है 4 मीटर का, और चलो सिंपल ही हो गया ये क्वेश्चन फिर से। 100 केजी का वस्तु है, 4 मीटर लंबी रस्सी है, और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं 10 केजी है, 600 मान लेते हैं 2 केजी है, 2 केजी इसका मास है। तो बोला है कि बताया जाए इस रस्सी में तरंग का वेग कितना होगा। ठीक है, उसी तरह तरंग का वेग निकाल लेते हैं। तो देखिए जनता, सबसे पहले ये रुका हुआ है तो नीचे हो जाएगा mg, ऊपर हो जाएगा टेंशन। तो पहले टेंशन का वैल्यू हो गया 100 × 10, यानी कि 1000। पुनः म्यू निकालेंगे तो म्यू होता है क्या, तो म्यू होता है मास है 2, और लंबाई कितना 4, तो कितना हो जाएगा 1/2 kg/मीटर। दोनों चीज मालूम है, तो वेग का फॉर्मूला लिख देंगे √T/μ। टी के जगह आ जाएगा 1000, और नीचे कितना है 1/2, तो हो जाएगा √2000। और इसका आप कर लीजिएगा तो करीब करीब आ जाएगा 10 × 10 × 10 × 2 का अंडर रूट, यानी कि 10√20 मीटर पर सेकेंड। चलिए और देख सकते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लिया जाए। कि मान लेते हैं कि ऐसे रहता, कुछ और एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन ले लिए जाए। अच्छा ठीक है, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी हम इतना करने के बाद अब थोड़ी सी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, यानी कि तरंग का ट्रांसमिशन। टॉपिक फिर से लिख लीजिएगा, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। हम समझाएंगे क्या होता है ट्रांसमिशन ऑफ वेव। हेडिंग है हिंदी में, तरंग का प्रवर्तन तथा संवहन। ठीक है, ट्रांसमिशन का मतलब और प्रवर्तन का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ और प्रवर्तन का मतलब क्या हुआ। देखिए जनता, जो प्रवर्तन का मतलब आप लोग बहुत सिंपल जानते होंगे। प्रवर्तन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु से कोई, देखो जैसे यहाँ से लाइट भेजते हैं और टकरा करके इसी में डे में लौट के चली जाती है। लाइट जाए किसी बॉडी से टकरा करके उसी में लौट के चलाता है, इसको प्रवर्तन कहते हैं। जैसे क्रिकेट बॉल लीजिए, इस दीवार पर फेंकोगे तो गया था हवा से दीवार पर और पुनः हवा में ही लौट के चला आता है, समान माध्यम में चलाता है, तो इसको बोलते हैं प्रवर्तन। और मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक वस्तु रखते हैं और यहाँ से हम कोई चीज़ फेंकते हैं, कोई भी वस्तु, तो यहाँ पर वस्तु फेंकते हैं जैसे ध्वनि, तो यहाँ साउंड जाती है, तो साउंड जाती है और तुम दीवार के इस तरफ हो, तो इधर था हवा, इधर है क्या ठोस वस्तु, और इधर तुम पुनः हवा में हो, तो देखो क्या हो रहा है। तो हवा से साउंड जाएगी, साउंड टकरा करके इधर भी आ सकती है, तो साउंड अगर टकरा के इधर आएगी तो इसको बोलेंगे प्रवर्तन।
यानी कि ध्वनि का परावर्तन। किंतु कुछ साउंड इस दीवार से होते हुए इधर भी अगर आ रही है, तुमको आवाज सुनाई दे रही है, देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो इसको बोल देंगे ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे यहाँ से? ट्रांसमिशन। जब साउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जा रही है तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, और यहाँ जब उसी माध्यम में लौट के चली आएगी तो इसको बोलेंगे क्या? तरंग का परावर्तन। तो हमें अब सीखना है कि तरंग का परावर्तन कैसे होता है और तरंग का ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, ट्रांसमिट करना मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाना। देखते हैं जरा सा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे जाता है। कुछ कुछ बातें आपको अब याद करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा, जो आपको अभी याद रखना है, ऐसे हम 12th में जब लाइट पढ़ाएंगे उस समय भी ये चीजें बहुत अच्छे से डिटेल समझाएंगे। सबसे पहले जानना होगा परावर्तन को। बस परावर्तन में बस यही जानिएगा कि यदि तरंग किसी भी सतह से, तरंग किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इफ द वेव आफ्टर कोलिजन विथ अ सरफेस रिटर्न टू द सेम मीडियम। यदि कोई तरंग किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट आती है तो इसे तरंग का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं जनता? तरंग का परावर्तन कहते हैं। मीन्स if the wave after collision from a surface return to the same medium then it is called reflection of wave। इसे हम लोग कहते हैं तरंग का परावर्तन। जैसे फॉर एग्जांपल यह एक सपोर्ट है, यहाँ तुम एक रस्सी रखते हो और यहाँ से तुम तरंग उत्पन्न करते हो, तो ये तरंग अगर ऐसे जाती है और टकरा करके अब पुनः रिटर्न होकर के चली आती है तुम्हारी तरफ, यानी कि आप देख सकते हो जाने वाली तरंग ये है और आने वाली तरंग ये है। मतलब एक तरफ से हम तरंग उत्पन्न करते हैं तो तरंग बेचारी ऐसे ऐसे गई है और जाने के बाद रिटर्न होकर के चली आती है। यहाँ हम दिखा देते हैं फिर से, तरंग जाते समय ऐसे गई है और दिस इज द वेव जो कि जा रही थी, और यहाँ से टकरा करके जब तरंग आ रही है तो कुछ इस तरह से रिटर्न होकर के चली आती है। तो देखिए तरंग अगर गई है, देखिए इधर हवा है, हवा से जाकर के दीवार से टकराई है, अब पुनः दीवार से टकराने के बाद पुनः हवा में ही चली आई है, मतलब समान माध्यम में रिटर्न होकर चली आती है। तो आज से इसको बोलेंगे तरंग का परावर्तन। क्या बोलते हैं जनता? तरंग का परावर्तन। अब चलते हैं जरा हम तरंग के अपवर्तन को आपको समझ। तरंग का परावर्तन हमने देख लिया, टकराने के बाद समान माध्यम में। जैसे नदी में देखिएगा क्या होता है ना कि यह नदी तालाब है और तालाब में जब पत्थर मारोगे तो पत्थर मारने के बाद देखिएगा दिस इज द, मान लेते हैं कि यह तालाब जनता, और यहाँ पत्थर फेंकते हैं तो यहाँ से तरंग बिछोव उत्पन्न होता है, जाकर के टकराता है और टकराने के बाद धीरे धीरे पुनः बिछोव ऐसे रिटर्न आता है, टकराता है रिटर्न आता है। तो देख सकते हो पानी से गया है, सतह से टकराया, सतह से टकराने के बाद पुनः पीछे आता है। जैसे जब नदियाँ उफान में रहती, बहुत तेज रहती है, तो नदियों के किनारे जाइएगा तो पानी किनारे रहिएगा, जैसे गंगा नदी या कोई भी नदी के किनारे जाइएगा तो पानी तेजी से आएगा, आपसे टकराएगा और टकरा के पुनः चला जाएगा, मतलब तरंग आ रही है और पुनः चली जा रही है। तो पानी से आई थी पुनः पानी में ही चली गई आपसे टकरा करके, तो वैसे उसे कहते हैं तरंग का परावर्तन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन का। अच्छा, एक बात और स्टार पॉइंट लिखेंगे कि परावर्तन में क्या क्या चीजें होती है। परावर्तन में पहला तरंग समान माध्यम में लौटाती है। दूसरा, परावर्तन में ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार का ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, नो ऊर्जा लॉस, ऊर्जा का लॉस नहीं होता है, नो ऊर्जा लॉस। ठीक है, मतलब ऐसे टकरा के पुनः आई है तो जाएगी हवा से और पुनः रिटर्न भी हवा में आ गई है, तो ये इसको बोलते थे आपतित किरण, याद होगा सब लोगों को, दिस इज आपतित किरण, इसको बोलते हैं जनता परावर्तित किरण। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब परावर्तन की घटना होती है तो ध्यान रखिएगा कि परावर्तन की घटना में याद रखना है कि आपतित किरण की ऊर्जा और परावर्तित किरण की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी आपतित किरण की ऊर्जा 100 है तो परावर्तित किरण की ऊर्जा कितना होगा? 100 होगा। तो हम ऐसे लिखते हैं EI मतलब इंसिडेंट्स, और ER मतलब रिफ्लेक्ट। देखो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतित किरण की ऊर्जा बराबर परावर्तित किरण की ऊर्जा, ये याद रखना है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट बराबर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी कि आपतित तरंग का वेग अगर 100 है तो परावर्तित का भी कितना रहेगा? 100। किसमें? परावर्तन में। तीसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ आपतित किरण बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ परावर्तित किरण, मतलब अगर ऊर्जा में परिवर्तन नहीं है तो उसकी कंपन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि आवृत्ति आपतित किरण का और यह आवृत्ति परावर्तित किरण का है। दिस इज द इंसिडेंट रे फ्रीक्वेंसी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे फ्रीक्वेंसी, तो इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। लेमडा ऑफ इंसिडेंट बराबर लेमडा ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी कि आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य और परावर्तित किरण के तरंग
तरंग दैर्ध्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या याद रखना पड़ेगा जनता, तो नेक्स्ट परावर्तन में आपको याद रखने वाली चीज है 1, 2, 3, 4, ये सब ऑब्जेक्टिव आते हैं। दिया रहेगा परावर्तन की घटना में आपतित किरण की ऊर्जा 100 जूल है, तो परावर्तित किरण का 100 जूल। मतलब बस इतना ही याद रखिएगा कि आपतित किरण में कोई परिवर्तन नहीं, सॉरी, परावर्तन की घटना में आपतित किरण और परावर्तित किरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊर्जा सब वही रहेगा, केवल दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए आपतित किरण अगर +x में है तो परावर्तित किरण -x में है, बस डायरेक्शन का चेंज